Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the most important current affairs which is related with September 2022. ओके सो ये वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक्स लिया है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के रूप में है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे जिससे क्या होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम कवर कर लेंगे इस पीपीटी में। और जो भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेरी है या जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि नहीं इसको मोर डिटेल में समझना चाहिए तो उसको आप एक बार देख सकते हो, अदरवाइज मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ 5 to 6 मिनट्स के। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म which of the following are included in the state list under 7th schedule। तो ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, इस पे कंफ्यूज आप मत करिएगा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं इसलिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आपको ये जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो ट्राई करिए इसका जवाब देने का। तो ये पूछ रहा है, ये इजी भी क्वेश्चन है कि कौन सा जो इन अ 7th शेड्यूल कौन सा जो टर्म दिया हुआ है वो इसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर, पावर, हेल्थ। ओके तो आप देखो इसमें तीनों भी आते हैं, एग्रीकल्चर भी आता है, पावर भी आता है, हेल्थ भी आता है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है विच इज द राइट आंसर। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 2 related है special assistant to state for capital investment for 22 to 23। ओके तो ये जो रिलेटेड है वो आपका किससे रिलेटेड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप पीएम गति शक्ति भी आता है, वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में है, पीएम गति शक्ति, ठीक है। उसके बाद से आपको पीएम ग्राम सड़क योजना भी आता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी आता है, ठीक है। और मीन्स जो भी इसके अंतर्गत आता है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये न्यूज में क्यों था, इसलिए था कि यहाँ पे under this scheme financial assistance is provided to the state's government in the form of 50-year interest free loan। मीन्स 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। सो दैट इज वाई इट इज अ व्हाट वी कैन से दैट इट इज अ इन अ न्यूज, राइट। सो इसका जो we can say that we also have some different kind of the scheme जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैपिटल वर्क लाइक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति वी कैन से दैट पीएम ग्राम सड़क योजना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अर्बन रिफॉर्म, डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन, ऑल द थिंग्स आर related with schemes। Okay, some different schemes। So what is the capital investment, राइट। सो पहले आप उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा और उसके बाद ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो इसमें आप देखिए पहला जो है इट प्रोवाइड 50 ईयर, मैंने अभी बता भी दिया ये वाला, इट प्रोवाइड्स 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू स्टेट। यस, क्योंकि उसका जो है उसका मेन एम है, ठीक है। प्रोजेक्ट विद कैपिटल आउटले ऑफ लेस देन 500 करोड़ आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो ये तो था ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर एंड हियर द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ओके, सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है रिलेटेड है ग्लोबल ट्रेड द इनिशिएटिव सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज फॉर्म बाय इंडिया जापान यूएसए। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो गिवन सेट है वो सही है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है, आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, राइट। तो आप देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक इंडिया बाय डिफॉल्ट, ओके, और जो दूसरा है वो जापान है, यूएसए नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। आप डायरेक्टली देख लो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया धर्मशाला डिक्लेरेशन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये क्या है? तिब्बतियन रिफ्यूजीज, टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, रिलीजियस हार्मोनी। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि धर्मशाला डिक्लेरेशन क्या है, राइट। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन इज नथिंग बट ये हुआ था 3 days, ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म, ओके। सो टूरिज्म पे ये हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, राइट। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि हमको अपने जीडीपी में 250 बिलियन यूएसडी इंसर्ट करना है 2030 तक रिलेटेड विद द टूरिज्म से, राइट। और हमको 2047 जब आजादी का अमृत महोत्सव होगा तब एज अ लीडर बनना है इन टूरिज्म सेक्टर में। सो राइट, धर्मशाला डिक्लेरेशन ये है कि हमको जब हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा हो तब हम अपने जो ये लक्ष्य है 250 बिलियन को, उसको हम लेके जाएंगे 1 ट्रिलियन यूएसडी, राइट। 1 ट्रिलियन यूएसडी लेके जाएंगे हमारे टूरिज्म सेक्टर को, राइट। तो ये है धर्मशाला डिक्लेरेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इवन आईएएस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये क्या है मैं अभी बता दिया आपको, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया हूं। ये है टूरिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया का लक्ष्य है 2047 में 1 ट्रिलियन एंड 2030 तक 250 बिलियन का लक्ष्य दिया हुआ है, वो अचीव करना है हमें। तो रिलेटेड है टूरिज्म से। दिस इज द धर्मशाला डिक्लेरेशन। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, तिब्बत से भी, फूड से भी और रिलीजियस हार्मोनी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है फिजिकल फेडरलिज्म। सो फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। तो ये आपको आप देख सकते हो लाइक फेडरलिज्म मीन्स व्हाट। पहले तो आपको ये देखना है फेडरलिज्म मीन्स व्हाट। इट इज एसेंस इन अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द सेंटर एंड द नंबर ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया है। फेडरलिज्म इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, ठीक है। जो लाइक आप देख सकते हो, वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट क्वासी फेडरल इन नेचर, ओके। बट इन 1969 केस हुआ था सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। 1969 में हुआ था ये केस। उसमें हुआ था क्या कि इंडिया इज अ मोर क्वासी फेडरल दैन फेडरल और यूनिटरी, राइट। इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार थोड़ा सा पॉलिटी आप देख लीजिए। जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर है उसमें आर्टिकल नंबर 245 एंड 254 आता है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है मोर क्वासी फेडरल है देन फेडरल एंड यूनिटरी। ये आपको याद रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था, कब बोला था? 1969 सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, राइट। तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है? हम फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे, उसके लिए हमने लाइक नीति आयोग बनाया है, ठीक है। पीरियोडिक मीटिंग्स होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर्स तो स्टेट में रहते हैं, प्रेसिडेंट तो सेंटर में, तो इन दोनों के बीच में मीटिंग होता है। उसके बाद से सम ऑफ द फंक्शन है प्रगति, ओके, लाइक जीएसटी आल्सो इट कम्स अंडर द फेडरलिज्म काइंड ऑफ द थिंग्स। बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, नहीं तो ये लेक्चर जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये जो फिफ्थ है उसमें क्या पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। आप एक बार देखिए इसको पॉलिटी में, ओके। आफ्टर दैट आर्टिकल 282 हैज प्रोविजन फॉर डिस्क्रिशनरी ग्रांट टू द स्टेट्स। जो तीसरा आर्टिकल जो तीसरा सेंटेंस है, द ऑफ बजट बोरोइंग बाय द स्टेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बोरोइंग मेड बाय द स्टेट इटसेल्फ, राइट। इसमें से पूछ रहा है कौन से राइट आंसर है, तो आप लोग जवाब दीजिए। जो आंसर फर्स्ट है पार्ट 12 में आता है, आर्टिकल 282 भी है, ठीक है, बट ये वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, राइट। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। लाइक दैट आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए। ये रिलेटेड है विद द रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही न्यूज में रहा था सितंबर मंथ में, राइट। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। COF is the process by which card details in a COF transaction are replaced by unique code. Under the process of tokenization, online players or merchants are allowed to store card number CVC and expiry date for the processing online transaction. There will be one token for all online merchants, right? तो इसमें से राइट आंसर क्या सी? कार्ड ऑन फाइल नथिंग बट टोकनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा यूनिकोड से, ये करेक्ट है। बट आप ये देखो टोकनाइजेशन ऑनलाइन प्लेयर और मर्चेंट्स आर अलाउड टू स्टोर द कार्ड नंबर। जब टोकनाइजेशन हो जाएगा तो ये स्टोर क्यों करेंगे ऑटोमेटिकली? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये बोल रहा है कि वन टोकन फॉर ऑल ऑनलाइन, तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा ना। जब एक ही टोकन होगा तो फिर से तो कोई लाइक आपके जब सपोज अगर कोई वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया तो आपका जो डिटेल उसके पास चला ही जाएगा, तो क्या फायदा फिर से टोकनाइजेशन करने का। तो इसलिए ये भी जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली वन है, ठीक है। और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। आप आइए 7 नंबर अगेन क्वेश्चन रिलेटेड विद द फिजिकल फेडरलिज्म। अभी हमने देखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वे एंड मींस एडवांस, ओके, वे एंड मींस एडवांसेस। तो इसमें आप देखोगे तो वे एंड मींस एडवांसेस आर टेम्पोररी एडवांसेस गिवन बाय RBI टू हेल्प द गवर्नमेंट टू ओवरकम एनी मिसमैच इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, राइट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है रिलेटेड है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट यूनियन टेरिटोरी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, उसके हिसाब से आपको इसके आंसर बताने हैं। तो देखो ये तो नहीं है, राइट, फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप एक बार इसको देख लो, ओके। अगर आपको चाहिए तो मैं डेडिकेटेड इस पे वीडियो ला सकता हूं। तो इसका जो ऑप्शन है नीदर ए नॉट बी और नीदर 1 एंड नॉट 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है विद रेफरेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखते चलिएगा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज रिसीव्ड मोर देन $100 billion of FDI
in 2021 to 2022, which of the statements given is or are correct, राइट। सो इसमें देखिए और तो नहीं है अपना कंट्री, 100 बिलियंस भी नहीं आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू, राइट। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय। सो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, आप क्या करिए, एक साइड में तो आप रिपोर्ट बनाइए, ठीक है, द नेम ऑफ द रिपोर्ट आप लिखिए यहाँ पे एक पेज पे। दूसरा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, नेम ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ईयर लिखिए यहाँ पे, कौन से ईयर्स के, राइट। उसके हिसाब से आप इसको, यहाँ पे सीरियल नंबर आप लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये इजीली याद रहेगा, अदरवाइज ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है तो कौन करेगा, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन रिलेटेड है, इन द context of the health sector in India, consider the following statements regarding the national consider consider the following statement regarding the national list of essential medicine, right। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेडिसिन अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर categorized based on level of healthcare system as primary, secondary and tertiary. Second, the price of the drugs in NLEM are regulated by National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA, right। so कौन सा जो स्टेटमेंट्स है करेक्ट है, इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देखिए जो मेडिकल अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में है, आपको पता ही होगा ये न्यूज, ये कोरोना के टाइम में बहुत ही न्यूज, बहुत कोरोना के टाइम में ये बहुत ही चर्चा में था, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो हेल्थ केयर सिस्टम का, इसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। और जो प्राइस लेवल है, जो भी ड्रग्स है वो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में आते हैं, उसको रेगुलेट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इट मींस NPPA, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा, तो 10 का सी। आफ्टर दैट आइए 11 नंबर पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, जो कि अभी आया हुआ है और हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में है। तो ये जो रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जेंडर inequality index is released by a part of human development report। जो थर्ड ऑफ सेंटेंस है रिलेटेड है, इट वाज released for the first time in the year of 1990, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा आंसर जो है वो राइट है। अगर आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद द HDI, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है और इसके क्या क्या कैटेगरी है, ये कब आया था, तो जो आप देखोगे इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यस, एंड इट वाज रिलीज फॉर फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1990 में। तो ये जो सेंटेंस 2 एंड 3 है बोथ आर करेक्ट है, तो ऑप्शन देखिए आप इसमें से, सो सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर जो 12 है रिलेटेड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। आफ्टर दैट Indian Industrial Association like Confederation of Indian Industry are associated with
इट्स पब्लिकेशन। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है, पूछ रहा है। तो देखिए ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग है। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। यहां पे देखिए पूछ रहा है विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व of with reference to foreign exchange reserves of India, consider the following statement. Okay, regarding the foreign exchange के बारे में पूछ रहा है। India forex reserve are managed by RBI under the Reserve Bank of India Act 1934 and Foreign Exchange Management Act 1999, right? जो दूसरा स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट कवरेज द फॉरेक्स रिजर्व एट प्रेजेंट कवर मोर देन 2 years। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स हैव नेवर क्रॉस $600 बिलियन। ये तो जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ओके। इस टाइप का स्टेटमेंट तो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो व्हाट वी कैन से दैट ओके यस यू कैन चूज विच वन इज द राइट आंसर। सी ये तो नहीं हो सकता है, अभी तक तो 600 सच में नहीं क्रॉस किया है। जो दूसरा है आप देख सकते हो, जो दूसरा क्या इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट कवरेज द फॉरेक्स रिजर्व एट प्रेजेंट कवर मोर देन 2 years, ये आप बता नहीं सकते हो। डिपेंड ऑफ द पॉपुलेशन, डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ओके, तो ये भी आप नहीं बता सकते हो, कम ज्यादा होते रहेगा, ठीक है। और 2 years तो बहुत ही ज्यादा पीरियड हो गया। और ये जो पहला स्टेटमेंट है, यस इट इज द ओनली वन सेंटेंस विच इज राइट। जो आपका ऑप्शन है इसमें से आउट ऑफ 4 our right answer is option A, nothing but sentence 1 is the correct answer। it means India forex reserve are managed by RBI, जो इसका एक्ट था 1934 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के थ्रू। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिलेटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डील विद द किसके डील करता है, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ट्रेड सीक्रेट और पैटेंट्स। तो अब देखो ये भी बहुत ही इजी है, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हेनेवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज देयर, आप डायरेक्टली इधर आ जाइए कॉपीराइट के टर्म में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो होता नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा किसके बारे में है। ट्रेड सीक्रेट ये भी नहीं है, और पैटर्न्स तो बिल्कुल नहीं है, ये कॉपीराइट के टर्म में आता है, ठीक है, जहां पे आपके राइट्स जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, रिसेंटली एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन from various countries have formed the Asian Palm Oil Alliance। In this contest, which of the following country are part of this initiative? कौन सा कंट्री है जो कि इसका पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव? तो इसमें आप देखिए एक इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो ये इंडिया भी है, इसके जो है वो पाकिस्तान भी है और नेपाल भी है। तो जहां जहां पे पाम ट्री होता है वो ये तीनों कंट्री ही है और तीनों इसके पार्ट्स है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इट वाज लॉन्च in year of 2017 by the National Statistical Office, okay। one of its objective is to estimate the key employment and unemployment indicators in the short time interval of 3 months for rural and urban areas। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये पूछ रहा है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और वी कैन से दैट इट इज इजी, ओके। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो 17 में लॉन्च हुआ था
बाय बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है ऑप्शन करेक्ट है, बट ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हो 3 मंथ्स फॉर रूरल, ये तो नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो डायरेक्टली आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो ये है, ए इज द राइट ऑप्शन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड विद द मनरेगा। राइट, तो मनरेगा के बारे में पूछा गया है। ये देखोगे तो इजी भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए कि इसका जवाब देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स द 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर एंड 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, एटलीस्ट 50% ऑफ द बेनिफिशरीज शैल बी वीमेन। अंडर द स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज borne by the state governments। ओके, तो 3 सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, तो आप इसमें देखोगे ये तो 100% रॉन्ग है। आपको पता ही होगा मनरेगा में कितना शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है 50% वीमेन होना चाहिए, वो भी रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट 3 है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यस ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। जो आपका राइट ऑप्शन है ये ओनली सी है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। इसमें जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा क्या है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कब लॉन्च हुआ था। ओके, और इसके क्या क्या बेनिफिट फायदे हैं इस स्कीम के, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये भी न्यूज में था। इट वाज लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, employment in the segment of environment and water conservation is included under the scheme। तो आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट, ये डेफिनेटली राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है इसीलिए। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है एनवायरमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन इज इंक्लूडेड अंडर द स्कीम, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर द एम्बिट ऑफ ट्रिप्स। राइट, तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास भी कुछ टाइम है जिससे आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ट्रिप्स क्या है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है ट्रेड, टी मीन्स ट्रेड, आर मीन्स रिलेटेड, एक्सपेक्ट ऑफ, आई मीन्स इंटेलेक्चुअल, पी मीन्स प्रॉपर्टी, आर मीन्स राइट्स। इट मीन्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट, तो ये जो है यहां पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ओके, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। राइट, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। राइट, व्हाट इज द ट्रिप्स, ट्रिप्स इज नथिंग बट, what is the trips, okay, trips just now I have explained, it is what, it is related with the trade। right, तो इसका जो ऑल ऑप्शंस है आप देखिए इसको, इसका जो ऑल ऑप्शंस है लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन सही है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सही है, ट्रेडमार्क सही है, ट्रेड सीक्रेट भी सही है, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट।
तो जो 19 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो डी है। ओके, आफ्टर दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 रिलेटेड है फॉरेक्स रिजर्व से। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व अरेंज द शेयर ऑफ फॉरेक्स कंपोनेंट्स एज पर परसेंटेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ये आई थिंक आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा किस फॉर्म में हम अपना फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, राइट। तो इसमें से आप देखिए जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है यहाँ पे हम जो रखते हैं, पहले सबसे ज्यादा हम रखते हैं रिजर्व पोजीशन एट IMF। उसके बाद से जो हमारा है वो आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। उसके बाद से जो है वो आता है गोल्ड रिजर्व एंड जो पहले नंबर पे वो आता है फॉरेक्स करेंसी एसेट्स। ओके, सो ये बोला है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट इज नॉट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डोंट कंफ्यूज। इफ यू आर गोइंग टू कंफ्यूज तो आप लोग 1 2 3 4 ऑप्शन मार दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 है भी नहीं इसमें, बट 1 2 3 4 भी मार सकते हो, क्योंकि ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम होता है रिजर्व पोजीशन एट IMF। उससे कम कौन सा है, सॉरी उससे ज्यादा कौन सा है SDR। उससे ज्यादा कौन सा है गोल्ड। एंड सबसे ज्यादा क्या है फॉरेन करेंसी एसेट। RBI मैक्सिमम जो अपना एसेट है वो फॉरेन करेंसी एसेट के रूप में रखता है। सेकेंड नंबर पे आता है गोल्ड, थर्ड नंबर पे आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड फोर्थ नंबर पे आता है रिजर्व पोजीशन एट IMF, राइट। तो ये पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 4 3 2 1। ओके, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो ऑप्शन होता 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3 एंड देन आफ्टर 4। तो रिमेंबर रखना आप, डिक्रीजिंग पूछ रहा है इंक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में मीन्स रिवर्स, सॉरी डिक्रीजिंग मीन्स लाइक 1 2 3 4, इंक्रीजिंग मीन्स रिवर्स वे लाइक 4 3 2 and 1 एज पर द ऑप्शन गिवन। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सितंबर मंथ के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो कि करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द RBI गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लैंडिंग, राइट। तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा डिजिटल लैंडिंग के बारे में। दिस गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द कमर्शियल बैंक्स। ओके, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर्स कांट बी स्टोर्ड बाय डिजिटल लैंडिंग ऐप। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है जो एप्लीकेबल नहीं होगा कमर्शियल बैंक्स के लिए, और आप इसका कुछ भी जो है वो जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है आप स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, जो कि आर्टिकल किस में आता है आप लोग बताइएगा। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल कौन सा में आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी या राइट आंसर है जो है इसका स्टेटमेंट 2 इज राइट, ये वाला जो है वो रॉन्ग है, राइट। तो इसका जो स्टेटमेंट जो है बी इज द राइट आंसर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द कमर्शियल बैंक, ये ऐसा नहीं है, ये यस है, क्योंकि मैंने नॉट भूल गया था इसीलिए मैंने इसको यस किया था, ठीक है। बट यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। नॉट दिया हुआ है मीन्स ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। और ये क्या है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर कांट बी स्टोर्ड, यस इट इज यस, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है हमारे पास। ओके, वो क्या है फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेट करेगा, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो जो ऑप्शन बी है, बी इज द आवर राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।